हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी और ये क्लास 8 की ज्योग्राफ़ी चल रही है। आज जो लेसन होगा 3 होगा। इसके पहले 2 लेसन कंप्लीट हो गए हैं लेसन क्लास 8 की। और आप जो है क्लास 6 और क्लास 7 की भी अगर एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो जो है ऑलरेडी जो है चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और कंपटीशन के दृष्टिकोण से या जानकारी के दृष्टिकोण से या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की दृष्टि से आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये होगा लेसन 3। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप ज्योग्राफ़ी का ऑप्शनल विषय आपका है या कोई जीके जीएस से संबंधित जो भी आप परीक्षा देते हैं उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब इतना ज़बरदस्त चैप्टर आज का है, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका कोई जवाब नहीं है फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। एक बात बता दें फ्रेंड्स, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और इस चैप्टर को हम 2 या 3 पार्ट में जो है करके पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जो खनिज और शक्ति संसाधन चैप्टर का नाम है, जो मुख्य बिंदु हैं मैं उस पर प्रकाश डाल दूं कि क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है खनिज आप देख रहे हैं और शक्ति संसाधन। तो खनिज में खनिज पढ़ेंगे, खनिज किसे कहते हैं, खनिजों के प्रकार, उनका वितरण में आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। और उसके बाद से शक्ति संसाधन में आप शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन जो हैं वो पढ़ेंगे। ऊर्जा इसके अंतर्गत आएगा जिसमें परंपरागत स्रोत हैं, अपरंपरागत स्रोत हैं जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। और अपरंपरागत स्रोत में क्या हो जाता है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोगैस है। और लास्ट में अभ्यास के प्रश्न होंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा होगा, इसलिए सुविधा के दृष्टिकोण से आपका समय बचे और ज़्यादा जो है चैप्टर बड़ा हो जाता है तो बोरियत महसूस होने लगती है। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 या 3 पार्ट में क्लियर करेंगे। तो आज ये पार्ट 1 होगा। तो आइए बिना विलंब की स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए चैनल पे व्यूअर हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो देखते हैं फ्रेंड्स कह रहा है खनिज और शक्ति संसाधन। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं यहाँ पहले नंबर की, खनिज किसे कहते हैं और शक्ति संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो खनिज का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि जो धरातल के ऊपर शैल होता है, जो धरातल जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो शैल पाए जाते हैं तो उसमें नाना प्रकार के क्या होते हैं, खनिजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं, जैसे आपने बिस्किट ख़रीदा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि बिस्किट में क्या क्या मिला हुआ है। बिस्किट में मैदा मिला हुआ है, चीनी मिली हुई है, उसमें और कुछ जो है कुछ ना कुछ तत्व मिला है। तो जबकि ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती हैं कि उसमें जो इंटीग्रेंट्स उसके जो मिले हैं, जैसे चीनी है और भी जो चीज़ें मिली हुई हैं उसमें, तो वो आपको नहीं दिखाई देती। आपको दिखाई क्या देता है, बिस्कुट। तो सेम वही चीज़ जो है खनिज है, जो शैल में मिला रहता है और वह खनिज हमको दिखाई नहीं देता है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को। आइए, और शक्ति संसाधन, शक्ति का मतलब आप समझ रहे हैं जो ऊर्जा जो होती है, संसाधन आप समझ ही रहे हैं, पिछले अध्याय में मैंने पढ़ाया है संसाधन के बारे में। संसाधन का मतलब जो हमारे लिए उपयोगी हो, क्या है, हमारे लिए संसाधन है। और शक्ति का मतलब हो गया जिससे हमें क्या हो, जिसके माध्यम से हम अपना काम कर लें, ऊर्जा एक तरह से कहें तो ये होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ये एक कहानी दे रहा है फ्रेंड्स जिसमें शक्ति के संसाधन को समझाने का प्रयास कर रहा है। तो उसमें ये देखिए जो है खनिज क्या है, किरी पूछती है और सुकांत कहता है क्या आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है, जिसमें क्या मिलता है, आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। तो ये सब जो है जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप उसके इनके अवयवों को पृथक रूप में देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ मिला हुआ है हम नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार क्या है, पृथ्वी की चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। मतलब पृथ्वी की जो चट्टान है उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं और इन्हीं पदार्थों को क्या कहते हैं हम, खनिज कहते हैं। और यही क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। और पृथ्वी की चट्टान प्रॉपर्टी पर सभी जगह क्या हुए हैं, फैले हुए हैं।
ठीक हो गया। आइए, कह रहा है कोयले की खदान में ट्रक का भारण आप देख सकते हैं। ये कोयला जो है खदान से निकाला जा रहा है। यहाँ आप कह रहा है फ्रेंड्स कि क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में भी क्या है, खनिज है। नमक क्या है, खनिज है। सोडियम क्लोराइड क्या है, वो खनिज है। और जो आप यूज़ करते हैं पेंसिल, वो क्या है, वो ग्रेफाइट से बना हुआ है। जो काला काला जो आप लिखते हैं वो क्या है, ग्रेफाइट है, तो भी क्या है, खनिज है। ठीक है। कह रहा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसकी निश्चित रासायनिक संगठन हो वह क्या है, खनिज है। अब खनिज का एक मतलब आप एक तरह से डिफिनेशन देख सकते हैं क्या है कि खनिज क्या होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है जिसका रासायनिक संगठन हो, मतलब जिसमें क्या हो, ये जो है रासायनिक जो संगठन का कहने का मतलब ये हो गया कि जो तत्व हैं इसमें जो है रासायनिक रूप से मिले रहते हैं। एक निश्चित उनका क्या होता है, निश्चित पदार्थ होता है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होता है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में संकेंद्रित होते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और आर्कटिका। मतलब कुछ खनिज ऐसे हैं जिसको हम बड़े आसानी से वहाँ से उसका दोहन या उसको निकाल नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए आर्कटिक है या अंटार्कटिका है, वहाँ दुर्गम है, कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, वही कह रहा है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है कि खनिज क्या होता है, यह जो है भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में क्या होते हैं, निर्मित होते हैं और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। यानी खनिज जो है कैसे बनता है, तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है, प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। ठीक है। अपने भौतिक गुणों जैसे रंग है, घनत्व है, कठोरता है और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अब खनिजों के प्रकार देख लेते हैं। तो खनिज कितने प्रकार के फ्रेंड्स होते हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक धात्विक खनिज होता है और दूसरा अधात्विक खनिज। ठीक है। और कह रहा है पृथ्वी पर 3000 से अधिक क्या हैं, खनिज पाए जाते हैं। अब इनको हम देख लेते हैं। खनिज का यहाँ वर्गीकरण कर रहा है। खनिज क्या हो गया, एक धात्विक हो गया, दूसरा अधात्विक हो गया। अब धात्विक खनिज में कौन सा फ्रेंड हो गया, तो ये लौह होता है और अलौह होता है। मतलब जो लोहे से निर्मित हो और जो बिना लोहे के निर्मित हो, वो क्या हो गया, धात्विक हो गया। और अधात्विक में कौन से खनिज आ गए हैं, जिसमें क्या होता है, लोहे की मात्रा नहीं होती है। आइए इसका विस्तार से नीचे देख लेते हैं। धात्विक खनिजों में धातु क्या होती है, कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, जिनमें विद्युतीय एवं चमक की विशेषता होती है। मतलब धातु में क्या होती है, चमक होती है और ऊष्मा क्या है, उसमें संचालित हो सकती है। वो क्या होती है, धातु होती हैं। और इनके जो ये जो होते हैं लौह अयस्क क्या होते हैं, जैसे बॉक्साइट है, मैग्नीज है, अयस्क इनके कुछ उदाहरण है। जैसे लौह अयस्क है, उसके कौन कौन से जो है अयस्क है, जैसे बॉक्साइट है, मैग्नीज है, क्या है, ये अयस्क हैं। धात्विक खनिज क्या होता है, लौह होता है और अलौह होता है, ऊपर आपने अभी देखा है। लौह खनिजों कैसे होगा, जैसे लौह अयस्क है जिसमें क्या आता है, मैग्नीज है और क्रोमाइट में लोहा होता है। और लौह खनिज जिसमें लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। देखिए लौह खनिज क्या होगा, जिसमें लोहे की मात्रा होगी, जैसे क्या है, मैग्नीज है और क्रोमाइट है, इसमें क्या होता है, लोहा होता है। और अलौह खनिज में क्या होगा, लोहे की मात्रा नहीं होगी। तो उस तरह के धातुओं का उदाहरण क्या है, तो सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, अलौह खनिज हो जाएंगे। ठीक हो गया। आइए शैल को देख लेते हैं। कह रहा है शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या अधिक खनिजों का समूहन है। शैल कैसे बनते हैं, तो एक से अधिक खनिज जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, शैल बनते हैं। और इन्हीं शैलों को, जो इन शैलों में जो खनिज है उनको अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। देखिए बड़ा अच्छा चीज़ है। शैल किसे कहते हैं, तो एक या अधिक खनिजों का जो समूहन होता है, संगठन होता है, उसको क्या बोलते हैं, शैल। यानी शैल कैसे बनते हैं, तो एक या अधिक खनिजों से। जैसे अभी आपने ऊपर खनिज पढ़ा, जैसे ग्रेफाइट है, क्रोमाइट है, ये सब क्या है, खनिज है।
तो ये एक या अधिक से मिलकर के क्या करते हैं, ये सेल का निर्माण करते हैं। और फिर उन्हीं सेलों में से इन खनिजों को अगर हम अलग करते हैं, निकाल लेते हैं, तो जो निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो अयस्क कहते हैं। कह रहा है यदि 2800 से अधिक क्या है खनिजों की पहचान की गई है, लेकिन उसमें से केवल 100 जो है 100 अयस्क ही खनिज समझे जाते हैं। 2800 खनिजों की पहचान की गई, लेकिन जो अयस्क हैं, जो उस खनिजों में से निकलने वाले जो अयस्क हैं जिनके बारे में हम समझ सकते हैं, उनकी संख्या कितनी है, मात्र 100 है। ठीक है, तो ऊपर हमने धात्विक खनिज पढ़ा, धात्विक में क्या पढ़ लिया, लौह और अलौह पढ़ा। अब अधात्विक में देखते हैं क्या क्या आता है। तो खनिजों में जो धातुएं नहीं होती हैं, जैसे उसमें धातु जिसमें नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अधात्विक कहेंगे। अधात्विक में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, ये क्या है, ये उदाहरण है खनिजों के। उसके अलावा कह रहा ईंधन जैसे कोयला है और पेट्रोलियम भी क्या हो जाता है, अधात्विक खनिज कहलाता है। अब खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। एक चित्र आप देख लीजिए, खनिज का क्या दे रहा है, ये वर्गीकरण दिया हुआ है जिसको कैसे क्या करते हैं, तो खनिजों का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कोई खनिज होगा तो उसको खनन करेंगे, मतलब क्या करेंगे, उसको खोद करके निकालेंगे। अब इसमें विवृत खनन हो गया। विवृत खनन का मतलब हो गया कि अगर खनिज जो है धरातल के ऊपरी परत में मिल जाए, बहुत गहराई तक न खोदना पड़े, तो उसको हम विवृत खनन कहते हैं। और कूपिक खनन का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, कुएं की तरह से गहरी खुदाई करके अगर उसको हम निकालते हैं तो उसका क्या हो गया, कूपिक खनन। खनन मतलब समझ गए आप लोग, खनन का मतलब है खोदना। और क्यों खोदेंगे, तो किसी खनिज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। विपरीत खनन में ये हो गया कि जिस खनिज को हम धरातल के ऊपरी परत में पा जाएं, मतलब बहुत अधिक गहरा खोदना न पड़े, उसको क्या कहते हैं, विपरीत खनन। और कूपिक खनन मतलब कूप मने कुआं होता है, कुएं की तरह से अगर खुदाई करें गहराई तक तो उसको क्या कहते हैं, कूपिक खनन कहते हैं। दूसरी बात दे रहा है प्रवेधन क्या है और आखनन क्या है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से नीचे भी देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है, खनन। जो मैंने बताया, खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विपरीत खनन। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज जो है निक्षेपों तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, कूपिक खनन कहते हैं, कुएं की तरह खुदाई करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपिक खदों की खुदाई की जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रवेधन। अभी आपने जो देखा प्रवेधन, और उसके बाद हम आखनन पढ़ेंगे। तो प्रवेधन क्या है, जैसे जब कूपिक खनन करते हैं और उसको बहुत अंदर तक गहराई तक खोदते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, प्रवेधन कहते हैं। कूपिक खनन को ही बहुत अधिक तरह, जैसे पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस कहाँ मिलती है, तो बहुत धरातल के नीचे मिलती है। तो इनकी जो खुदाई होती है उसको कूपिक खनन कहते हैं, और वही खूब गहरी चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाल लिया जाता है उसे आखनन कहते हैं। और जो कह रहा है सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाल उसे आखनन कहते हैं। आखनन का मतलब ये हो गया टेक्नोलॉजी। अब खनिज को निकालने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जिस उपकरणों का प्रयोग करते हैं निकालने के लिए, उसको क्या कहते हैं, तो उसी को आखनन कहते हैं। ठीक है, आइए, ये अपतट तेल प्रवेधन है। ये देख रहे हैं आपकी जो है अपतटीय जो तेल क्षेत्र, जो तेल की खोज होती है, तेल को निकालने के लिए इस तरह का प्रयोग करके खुदाई करके निकालते हैं। ठीक है, आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। अब खनिजों का वितरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य औषधि सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है पाए। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। अब देखिए, आग्नेय सेल में और कायांतरित सेलों में क्या पाए जाते हैं। देखिए, बड़ी अच्छी चीज़ दिया है। आग्नेय सेल और कायांतरित सेलों में जो पाए जाते हैं वो धातुएं इसी में पाई जाती हैं। इसी में क्या पाए जाते हैं, जैसे विशाल पठारों का निर्माण जो होता है, तो आग्नेय और कायांतरित सेलों में धात्विक खनिज जो है पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, स्वीडन में लौह अयस्क पाया जाता है, और कनाडा में क्या, ओंटारियो है, ओंटारियो में कनाडा में क्या पाया जाता है, तांबा
निकेल का निक्षेप मिलता है। दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मतलब एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि किस शैलों में जो है क्रोमाइट, प्लेटिनम, लोहा, निकेल, तांबा ये पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि आग्नेय शैल होगा या कायांतरित शैल होगा। आग्नेय और कायांतरित और अवसादी शैलों का मैंने क्लास 6-7 में पढ़ाया हुआ है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। तो ये क्लियर हो गया कि कायांतरित और आग्नेय शैलों में ही क्या पाए जाते हैं, तो ये खनिज पाए जाते हैं। दूसरा भी देख लेते हैं, मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैलों में। अब देखिए मैदान और जो बलित पर्वत हैं, जैसे मान लीजिए बलित पर्वत में क्या आ जाएगा, हिमालय आ जाएगा, तो इनके शैलो समूह में भी क्या पाए जाएंगे, तो अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। जैसे क्या है अधात्विक मने, जैसे चूना पत्थर है। उदाहरण में दे रहा है कि फ्रांस के काकेशस प्रदेश में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर निक्षेप पाया जाता है। जॉर्जिया और यूक्रेन में क्या पाया जाता है, मैग्नीज के निक्षेप। और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी किसमें पाए जाते हैं, तो अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। मतलब कोयला है, पेट्रोलियम है और अधात्विक खनिज जो होगा वह किस तरह के शैलों में पाया जाएगा फ्रेंड्स, तो वह पाया जाएगा अवसादी शैलों में। और धात्विक खनिज किस में पाए जाएंगे, तो आग्नेय और कायांतरित में। अधात्विक जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, चूना पत्थर है, जो है मैग्नीज है, ये सब किस में पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे आपके अवसादी शैलों के संस्तर में। क्लियर हो गया। ये चित्र में आप देख सकते हैं सभी महाद्वीपों का जो है दिया है, कहाँ जो है लोहा, तांबा और बॉक्साइट पाया जाता है। मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण दिया है। अब देखिए एशिया में देख लेते हैं। अब जो है लोहे का, तांबे का और बॉक्साइट का जो वितरण ऊपर आपने चित्र में देखा, उसी को नीचे से जो है क्रम से सभी महाद्वीपों के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या कहाँ क्या पाया जाता है। कह रहा फ्रेंड्स एशिया में जो चीन और भारत है, इसके पास क्या है, विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन क्या करता है, उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादों में हैं। देखिए चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया किस चीज़ के लिए उत्पादन में अग्रणी है, टीन में। चीन सीसा, एंटमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी क्या है, अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के निक्षेप हैं। कह रहा है देखिए स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। देखिए कह रहा है कि आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। यूरोप देख लेते हैं फ्रेंड्स। यूरोप कह रहा है विश्व में लौह अयस्क का क्या है, अग्रणी उत्पादक है। रूस जो है यूरोप में जो है, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क क्या है, विशाल निक्षेप इनके पास है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। कह रहा फ्रेंड्स विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कनाडियन शील्ड है, अपलेशियन पर्वत है, ग्रेट लेक है और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्र वालों की सहायता से चिन्हित कीजिए। मतलब जो है ग्रेट लेक है, अपलेशियन है, इसको मानचित्र में आप श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या करिए, चित्र चिन्हित कीजिए। उत्तरी अमेरिका में क्या है, खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। कहाँ कहाँ, ग्रेट लेक। मैंने ग्रेट लेक्स पे एक जो है वीडियो भी बनाया है, जो होम्स कहते हैं ग्रेट लेक्स को, HOMES। इसके माध्यम से आप जो ग्रेट लेक जो है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, आप एक वीडियो देख सकते हैं जाके, ये भी सब वीडियो पड़ा हुआ है। उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएँ लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। तो ये सारा कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चित्र आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में जो पाए जाते हैं कोयला और खनिज तेल, यहाँ पे देख सकते हैं आप उत्तरी अमेरिका में एक दिखाया हुआ है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका देख लेते हैं क्या कर रहा है। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब जो दक्षिणी अमेरिका में क्या है, ब्राज़ील है, ये क्या है, लौह अयस्क के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू क्या है, तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक हैं।
दक्षिणी अमेरिका के पास क्या है? सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एवेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। देखिए कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका के पास। ठीक है। खनिज तेल में जो दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, चिली, पेरू है, कोलंबिया में भी पाया जाता है खनिज तेल। देखिए हरा हीरा जो होता है फ्रेंड्स, एक दुर्लभ हीरा है और विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। जो विश्व की प्राचीनतम जो शैलों का जो निर्माण हुआ, तो विश्व की प्राचीनतम शैल जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। कितना पुरानी है? तो 430 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात जो है बन गई थी, उसके बारे में जानकारी दे रहा। अफ्रीका देख लीजिए, अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्र में सोने की सबसे बड़ी खानें हैं। फ्रेंड्स देखिए, ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी बड़ा परीक्षा पूछता है। ये पूछता है कि कालगुरली और कूलगार्डी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो बताना है आप किसके लिए? तो सोने की खान के लिए। ठीक है। चूँकि देखिए जितने भी दिया है महाद्वीपों में जो चीज़ पाया जाता है, थोड़ा सा रटना होगा, आप लोगों को पढ़ना होगा, इसमें बहुत समझाने वाली बात नहीं है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है ये। अब वही चीज़ कह रहा है कि मानचित्रवाली की सहायता से भारत के रूपरेखा मानचित्र पर लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज और अभ्रक के वितरण को चिन्हित कीजिए। कहाँ कहाँ भारत में जो है भारत के किस प्रदेश में क्या पाया जाता है, उसके बारे में आपको चिन्हित करना है। अंटार्कटिका के देख लेते हैं फ्रेंड्स। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के पास के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स खनिजों का वितरण हमने पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स चूँकि वीडियो बड़ा ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो बाकी जो शेष जो अध्याय का भाग है, इसको हम वीडियो जो दूसरा बनाएंगे पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए जो है आप जो है इस वीडियो को ज़रूरतमंदों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और फिर फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले वीडियो में इस शेष भाग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।